जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का पार्ट 6 लेके आया हूँ। पार्ट 5 में अब तक अपन ने इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ लिया था। अगर नहीं पढ़ा हो तो पहले पार्ट 5 पढ़ना, फिर उसके बाद में यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अपन नया कंसेप्ट देखने जाएंगे आज। अब तक अपन ने फोर्स के बारे में पढ़ा है। अब तक अपन ने क्या पढ़ा है? फोर्स के बारे में। अब आज अपन पढ़ने जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। क्लियर है? आज किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको बनाने वाला कौन है, पहले तो बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने वाला है चार्ज। तो चार्ज के आसपास में क्रिएट जो होगा वो क्या होगा? फील्ड। अब मतलब चार्ज के आसपास में कैसे फील्ड क्रिएट होगी? चार्ज के आसपास में दिखेगी नहीं वो फील्ड। चार्ज के आसपास में कोई दूसरा चार्ज लेके आओगे तो दूसरा चार्ज क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को। दूसरा चार्ज क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को। या तो उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स या उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स। दो फोर्स लग सकती हैं, या तो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव। अपोजिट नेचर का होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स, और सेम नेचर का होगा तो रिपल्सिव फोर्स। तो दो तरीके की फोर्सेस उसके ऊपर लगेगी। अब जैसे जैसे फोर्स लगेगी तो जहां तक फोर्स लग रही है वहां तक उसकी क्या है? फील्ड है। वहां तक उसकी क्या है? फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज द स्पेस सराउंडेड बाय एनी चार्ज in which it exert force on another charge। किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। मतलब एक चार्ज अपने आसपास में एक ऐसा स्पेस क्रिएट करेगा जिसके जहां पे वो क्या करेगा? किसी दूसरे चार्ज के ऊपर वो क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। किसी दूसरे चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा? वो फोर्स लगाएगा। अब फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है, फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बोथ द चार्जेस। ठीक है, इस चार्ज और इस चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर सेम है दोनों के चार्जेस के नेचर तो रिपल्सिव फोर्स, और अपोजिट है तो अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर है? अब देखो आगे, यहां पे अब आगे देखो क्या है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है इसका? मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज the force per unit टेस्ट चार्ज लिख लो। पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब क्या है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल्स टू F वेक्टर बाय Q नॉट। F वेक्टर बाय Q नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड F वेक्टर बाय क्या होता है? Q नॉट होता है। क्लियर है? अच्छा सर, ऐसे लिख रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देख लेते हैं भाई, क्या है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब एक चीज सर यहां पे समझ में नहीं आई। क्या नहीं आई? कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट जो लिखा है, ये क्या है? ये है टेस्ट चार्ज। क्या है ये? टेस्ट चार्ज यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जरूरी नहीं हमेशा यूनिट ही हो, पर बेसिकली ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही होता है। ठीक है, 99% के अंदर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही अपन इसको लेते हैं। अच्छा, एक चीज और समझो, इसके एक्सप्रेशन में ऐसे लिखा हुआ होता है एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट ई वेक्टर इज इक्वल्स टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। ऐसे लिखा होता है लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। इसका मीनिंग क्या है? लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग भी समझाता हूं। देखो क्या है, जैसे मान लो यहां पे ये क्यू नॉट है, ये क्यू है, तो क्यू ने तो अपनी फील्ड बना दी, तो क्या क्यू नॉट अपनी फील्ड नहीं बना सकता? भाई क्यू थोड़ी कमजोर है। हाँ, क्यू नॉट का इफेक्ट नहीं आए, क्यू नॉट का कोई इफेक्ट नहीं हो क्यू पे, इसलिए आप क्यू नॉट को टेंड्स टू 0 लेते हो। मतलब टेंड्स टू 0 नहीं ले रहे। अगर 0 लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंफिनिटी हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो जाएगी? इंफिनिटी हो जाएगी। 0 नहीं ले रहे, टेंड्स टू 0 बोल रहे हैं, मतलब छोटा है बहुत। क्या है? बहुत छोटा है। तो देखो कैसे बात करी जा रही है कि क्यू नॉट टेंड्स टू 0 बिकॉज वी डजंट वांट any effect of Q naught on the electric field of Q की इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, या फिर ऑफ Q ब्रैकेट में लिख लो अनदर चार्ज। हमेशा Q ही नहीं होगा, कोई दूसरा चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या है?
भाई इस दूसरे चार्ज की फील्ड के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आए क्यू नॉट को, इसलिए बहुत छोटा लिया जाता है। ठीक है, कि वो दूसरे चार्ज की फील्ड के ऊपर इफेक्ट नहीं रहा। जैसे मान लो यहां पे इसकी फील्ड क्रिएट हो रही है, ये अपनी बड़ी सारी फील्ड लेके आएगा तो ये लगा देगा इस पे फोर्स। अभी तो ये इसको दूर भेज रहा है, मान लो सेम चार्ज है, सेम नेचर के, तो ये इसको दूर भेज रहा है। मान लो इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से छोटा हो जाए, क्यू छोटा हो जाए क्यू नॉट से, तो फिर क्या करेगा, क्यू नॉट को भगा देगा ना। ये भाई ये दमदार है ना, ये भगा देगा इसको। ठीक है, तो इसको इसलिए छोटा लिया जाता है, टेंड्स टू 0 इसलिए लिया जाता है कि ये इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाले, इसकी फील्ड के ऊपर, इसके फील्ड के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं हो। क्लियर है? ठीक है, अब देखो आगे, इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज क्या होती है भाई, न्यूटन पर कूलम होगी ना। फोर्स पर यूनिट चार्ज है, फोर्स पर यूनिट चार्ज है तो क्या होगी एसआई यूनिट, न्यूटन पर कूलम। क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। इट्स डायमेंशन, इट्स डायमेंशन, डायमेंशन इज, डायमेंशन क्या है, m1 l1 t-2 तो डायमेंशन होता है फोर्स का, डिवाइड बाय चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, a इंटू टी होता है, a इंटू टी होता है। तो ये क्या हो जाएगा पूरा मिला के m1 l1 t-3 a-1। ठीक है, ये डायमेंशन होगा किसका, ये डायमेंशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका डायमेंशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर है, आया यहां तक समझ में क्या क्या हो रहा है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने बताइए, एक चार्ज के आसपास में जो स्पेस होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, जिसमें वो फोर्स लगाए किसी दूसरे चार्ज के ऊपर। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज बोलते हैं। टेस्ट चार्ज लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 क्यों है, क्योंकि इसका इसके ऊपर इफेक्ट नहीं है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्यू नॉट का कोई भी इफेक्ट नहीं हो। ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन क्या है, m1 l1 t-3 a-1। ठीक है, दिख रहा है ना नीचे, अरे यार शायद नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है, अरे वाह बढ़िया बात है, दिख रहा है। क्लियर, अब आगे देखो, आगे देखो, आगे नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं, मिटा दूं फिर तो मैं इसको, टॉपिक ही ले रहे हैं तो इसको मिटा दे, मिटा दे। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इमेजिनरी, जस्ट इमेजिन। अरे भाई क्रिस बाबा, जस्ट इमेजिन। देखो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो क्या शो करती हैं, मिटा तो लो आप पहले, चलो भाई मिटा लिया, मिटा लिया, ठीक है हो गया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसमें तो इंक ही नहीं है, दूसरा निकालते हैं। चलो देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस है जो क्या शो करती हैं, जो पेन पेपर पे या बोर्ड पे सिर्फ ये शो करती हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, हालांकि किसी चार्ज को रखोगे तो उसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी पर तुम्हें शो नहीं होगी, तुम्हें वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं दिखेंगी। ठीक है, पर ये पेन पेपर पे या बोर्ड पे अपन रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस which shows the existence of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस को शो करती है। इमेजिनरी लाइंस है, क्या शो करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जिस्टेंस को शो करती है। अच्छा, इन लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक है, इन लाइंस की क्या है, प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी, EFL इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा दूर की तरफ। मतलब अगर यहां पे प्लस क्यू रखा हुआ है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे 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 निकल रही होंगी। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। क्लियर है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी। फिर सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EFL इज ऑलवेज टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के तरफ होती है। पॉजिटिव चार्ज से तो दूर भागती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है। मतलब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, उसको माइनस क्यू यहां पे रखा हुआ है
तो नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा होगा ऐसे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज एंड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ऐसे भी बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स टू नेगेटिव चार्ज। प्लस से तो निकलती हैं और माइनस की तरफ जाती है, ठीक है। ये भी लिख देता हूं, देखो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पे क्या हो जाती हैं, टर्मिनेट कर जाती हैं और पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, ठीक है, क्लियर। फिर देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज टेंजेंशियल होती है हमेशा। डायरेक्शन जो है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर, हमेशा क्या होती है, टेंजेंशियल होती है। क्या होती है, टेंजेंशियल होती है। अब देखो कैसे, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पॉइंट पे ए, ये पॉइंट दे देते हैं बी और ये पॉइंट दे देते हैं सी। तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है भाई, टेंजेंट बना दो। ए पे टेंजेंट बना दी, बी पे क्या है, टेंजेंट बना दो, सी पे क्या है, टेंजेंट बना दो। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर, ए बी और सी पे, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EFL नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, बिकॉज, लिख देता हूं इसका रीजन, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देखो पहले समझाऊं या बताऊं, लिखूं, देखो समझ पहले समझ। अगर मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, ये क्या है, E1 के थ्रू, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, ये मान लेते हैं E2, ये E1 और ये E2। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में E1 के लिए अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो इधर आएगी, ये डायरेक्शन है फ्रॉम E1, है ना। और इसके लिए टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसे आएगी, डायरेक्शन फ्रॉम E2। अब एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो गई, एक पॉइंट पे क्या हो गई, दो डायरेक्शन। तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टेंजेंशियल होती है, और कर्व के किसी एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बन सकती है। कर्व के किसी एक पॉइंट पे हमेशा एक ही टेंजेंट बन सकती है, ज्यादा टेंजेंट नहीं बनती। ज्यादा क्यों नहीं बनती भाई, कर्व है, एक पॉइंट थोड़ी है, कर्व है, तो एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट। यहां पे क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे दो टेंजेंट, यहां पे क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे दो टेंजेंट, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, there is two direction of electric field, which is not possible ही नहीं है, which is not possible। देखो भाई, इफ दे इंटरसेक्ट, एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे कट कर रही है वहां पे दो डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और जो कि पॉसिबल नहीं है, क्यों, एक पॉइंट पे कितनी डायरेक्शन हो सकती है, एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बन सकती है। कर्व के किसी एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनती है, ठीक है। चलो आगे समझ में, कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। ये लो भाई, यहां से 3 देते हैं और यहां पे इसको 4 बोल देते हैं। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EFL नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप का मतलब है कि A से B पे गया और B से वापस A पे आ गया, A से B पे गया और B से वापस A पे आ गया। क्यों नहीं बनाती, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
originates from positive charge and terminates to नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्यों नहीं बनाती कि भाई अगर ये प्लस क्यू है और यहां पे माइनस क्यू है तो प्लस क्यू से निकल के किधर जाएगी, माइनस क्यू की तरफ जाएगी, जाएगी जाएगी, पर माइनस क्यू से निकल के कभी भी प्लस क्यू की तरफ नहीं आएगी, नहीं आएगी भाई साहब। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि क्या है, क्लोज लूप नहीं बनाती है, क्योंकि पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव के टूवर्ड्स, नेगेटिव के टूवर्ड्स, पॉजिटिव से तो अवे और नेगेटिव के टूवर्ड्स होती है, पॉजिटिव से तो दूर की तरफ और नेगेटिव के पास की तरफ। क्लियर है? पॉजिटिव से तो पास में आती है और नेगेटिव से दूर जाती है। क्लियर है? आ गया समझ में? आया? दिख रहा है ना? अरे भाई साहब दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा यार, दिखेगा। आगे यहां तक समझ में? सिक्स पॉइंट भी यहां लिख दे क्या? 6 पॉइंट नहीं लिख पाएंगे तो इधर से मिटाते हैं, देख लो फटाफट, लिख लो, चलो मिटाते हैं। अब देखो भाई, मिट जा भाई, साफ मिट जा, थोड़ा साफ मिट जा। अब क्या हुआ, अब देखो क्या, यहां पे हो गया अपने फिफ्थ। अब 6 पॉइंट लेके आते हैं। 6 पॉइंट क्या है अपने पास में? 6 पॉइंट देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा पास पास में होगी, 6 पॉइंट क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा पास पास में होगी वहां पे उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा पास पास में होगी वहां पे उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। तो क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives the strength of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब जितनी ज्यादा पास पास में, ये मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली है, ऐसे है, ऐसे है, इससे है। अब देखो एक पॉइंट यहां पे ले लेते हैं ए, एक यहां पे ले लेते हैं बी और एक यहां पे ले लेते हैं सी। यहां पे सबसे ज्यादा पास पास में है, फिर यहां पे है और फिर यहां पे तो बहुत ही दूर हो गई। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए is greater than electric field at point B which is greater than electric field at point C। तो मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो A, B और C पे, तीनों में से A पे तो ज्यादा है, B पे उससे कम है और C पे सबसे कम है। क्लियर है? A पे तो ज्यादा है, B पे उससे कम है और C पे सबसे कम है। खत्म, C पे टाटा बाय बाय हो गया। ठीक है, सी पे बहुत, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होती जाएंगी वैसे वैसे क्या बढ़ती जाएगी, क्या घटती जाएगी, वहां पे स्ट्रेंथ घटती जाएगी, वहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी। क्लियर है? आ गया समझ में? आ गया? मिटा दें? मिटा दें, मिटाने के लिए थोड़ा सा चेंज करते हैं कंसेप्ट। ये लो भाई, अब अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के थ्रू अपन क्या देखेंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। मान लो एक चार्ज है Q, पॉइंट चार्ज है, इसके थ्रू यहां पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पे क्या रख दो, वहां पे Q0 यानी टेस्ट चार्ज रख दो। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी वहां पे क्या रख दो, वहां पे Q0 को रख दो, Q0 को रख दिया। जैसे मान लो ये Q है, यहां से अपन को R डिस्टेंस अवे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पे, पॉइंट P पे, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट पे Q0 चार्ज को रखेंगे। क्या रखेंगे, Q0 चार्ज को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा F वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय Q0, यही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू F वेक्टर का मैग्नीट्यूड K Q Q0 बाय R स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय
क्यू नॉट, ये क्यू नॉट ऊपर चला जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आया है उसमें ये आर जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, तो इसके लिए ही अपन काम कर लेते हैं, तो के क्यू बाय आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और आर कैप, यही होगा। और दूसरी फॉर्म में अपन और लिख सकते हैं, जैसे अपन फोर्स को भी लिखते थे, कैसे लिखते थे कि के क्यू अपॉन आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आर कैप को लिखते हैं आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसको लिखेंगे ई वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू आर वेक्टर। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा भाई साहब, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब और यहां पे आर वेक्टर, क्लियर, आ गया समझ में, आ गया। ये तो पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे बहुत सारे चार्जेस आ जाए तो उनके थ्रू कैसे निकालेंगे भाई, उनके थ्रू कैसे निकालेंगे, एक पॉइंट चार्ज, एक चार्ज के थ्रू तो के क्यू बाय आर स्क्वायर है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब बहुत सारे चार्जेस आ गए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस आ गए हैं। अब सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब यहां पे चार्ज है Q1, यहां पे चार्ज है Q2, यहां पे चार्ज है Q3, ऐसे यहां पे चार्ज है Qn, और एक पॉइंट है P। इस पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है, इस पॉइंट पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो यहां से ऐसे ऐसे इधर होगी E1, इसके थ्रू ऐसे इधर होगी E2, इसके थ्रू ऐसे E3, इसके थ्रू En, ठीक है। अब सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो E1 की वैल्यू क्या आएगी, E1 की वैल्यू आएगी, E1 वेक्टर फॉर्म में निकालो, के क्यू बाय R1, इसको मान लो R1, इसको मान लो R2, इसको मान लो R3, इसको मान लो Rn, ठीक है। तो R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R1 का कैप, ऐसे ही ये तो E1 आ गया, ऐसे ही अपन E2 भी निकाल सकते हैं। E2 वेक्टर इज इक्वल टू के Q2 अपॉन, ये Q1 था, ये Q2 था, ये R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R2 का कैप। ऐसे ही अपन E3 भी निकाल सकते हैं, E3 इज इक्वल टू के Q3 डिवाइड बाय R3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R3 का कैप। ऐसे ही En भी निकाल सकते हैं, En के Qn डिवाइड बाय Rn वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू Rn का कैप। अब इन सब का सम, अब इन सब का सम E नेट होगा, E नेट होगा वो क्या होगा, E नेट वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर एंड सो ऑन En वेक्टर। अरे भाई यही होगा। अब ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो E नेट की वैल्यू क्या आएगी, E नेट वेक्टर की वैल्यू आएगी के Q1 बाय R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R1 का कैप प्लस के Q2 डिवाइड बाय R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R2 का कैप प्लस एंड सो ऑन। En के लिए क्या निकालेंगे, के Qn डिवाइड बाय Rn वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और Rn का कैप। ऐसे ही निकलेगा, आया समझ में, ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अपन ने फोर्स में भी तो पढ़ा था। वैसे ही फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और किससे आई है, फोर्स से आई है। अच्छा यहां पे एक और चीज देखने के लिए है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में ही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। हाँ दिख रहा है, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, दिख रहा है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा किसकी डायरेक्शन में होती है, फोर्स की डायरेक्शन में होती है। आगे बात समझ में, फोर्स की डायरेक्शन में होती है। लिख लो फटाफट। झटका जरा सा महसूस हुआ है, ऐसा हो रहा है क्या, लग रहा है क्या झटका, नहीं लग रहा सर, कपड़ा कपड़ा। चलो भाई डस्टर भी काम में ले सकते हैं, पर कपड़े से साफ देखो। अरे चमक गया ना, देखो चमक गया ना, चमका नहीं चमका,
चमक गया, चमक गया सर, अच्छे से साफ हो जाता है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत हो गया। ई नेट, बहुत सारी चीजें अपन ने कर ली है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है पॉइंट चार्ज के थ्रू। बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस के थ्रू कैसे निकालेंगे? सबको वेक्टर सम करेंगे, सबका क्या करेंगे? वेक्टर सम करेंगे, डायरेक्शन से ही निकालेंगे, ठीक है, डायरेक्शन भी निकालनी होगी। इधर देखो भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो पी पॉइंट क्या है? देखो एक चार्ज है +2 माइक्रोकुलम, एक चार्ज है 4 माइक्रोकुलम, 2 और 4, ठीक है। और यहां पे पॉइंट P है, पॉइंट P इज 1 मीटर डिस्टेंस अवे फ्रॉम +2 एंड 4 मीटर डिस्टेंस अवे फ्रॉम, नहीं 3 मीटर डिस्टेंस अवे फ्रॉम +4 क्यू, है ना। और 4 मीटर की डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच में है। पी पॉइंट जो है वो यहां से तो 1 मीटर और यहां से 3 मीटर, तो ये 4 मीटर की डिस्टेंस दोनों के बीच में होगी। करेंगे क्या? यहां पे क्यू नॉट को रखेंगे, यहां पे क्या रखेंगे? क्यू नॉट को रखेंगे। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पे क्या रख दो? क्यू नॉट रख दो, ठीक है। तो यहां पे फोर्स की डायरेक्शन देखें तो इधर आएगी एक, तो मतलब इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +2 माइक्रोकुलम, और एक आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +4 माइक्रोकुलम, ठीक है, इधर 2 और इधर 4, ठीक है, ऐसे ही आएगी। अब देखो भाई साहब इधर आ गई और इधर आ गई, तो एक की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव तो एक की नेगेटिव, तो ई नेट कैसे होगा? ई ड्यू टू क्या? +2 माइक्रोकुलम प्लस ई ड्यू टू +4 माइक्रोकुलम। अब देखो प्लस लगाया है अभी तो, पर डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस में चेंज हो जाएगा। मतलब ई नेट क्या होगा? ई ड्यू टू +2 माइक्रोकुलम माइनस ई ड्यू टू +4 माइक्रोकुलम। ये माइनस क्यों आया? ड्यू टू डायरेक्शन which is opposite क्योंकि डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, ठीक है, ड्यू टू डायरेक्शन विच इज अपोजिट। अब किसके अपोजिट है? अरे भाई इसकी और इसकी, दोनों की किसी की भी अपोजिट हो सकती है। इसको प्लस ले लिया तो इसको माइनस लेंगे, इसको प्लस ले लिया तो इसको माइनस लेंगे। आई बात समझ में? इसको प्लस ले लिया तो इसको माइनस, इसको प्लस लिया तो इसको माइनस, क्लियर। अब देखो ई नेट क्या होगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के क्या है? के ही है, क्यू क्या है? 2 है, डिवाइड बाय आर क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर, फिर माइनस यहां पे के इंटू 4 डिवाइड बाय आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 2k माइनस ये क्या हो जाएगा? 4k बाय 9। एलसीएम लेंगे तो 9 2 जा 18, 18 माइनस 4 इज 14, 14k बाय 9 इज इक्वल्स टू ई नेट। ई नेट क्या आ जाएगा? 14k बाय 9। अब ई के की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁻⁹ 9, 9 इंटू 10⁻⁹ तो भाई साहब ई नेट होगा 14 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई 9, 9 से 9 मारा गया, ठीक है। तो क्या आया? ई नेट आएगा 14 इंटू 10⁻⁹। अब ये ई नेट, ई की वैल्यू, ई की ऐसा यूनिट क्या थी? न्यूटन पर कूलम। क्या थी? न्यूटन पर कूलम, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम है, क्लियर। आ गया ये क्वेश्चन समझ में? आया नहीं आया? आ गया। अगर ये पॉजिटिव आया तो हमने जो डायरेक्शंस ली थी वो सही है, अगर ये नेगेटिव आया तो हमने जो डायरेक्शन ली थी वो गलत है भाई साहब, कि भाई हमने ये पॉजिटिव लिया ये नेगेटिव लिया, ऐसे ऐसे डायरेक्शन गलत हो जाएगी। चलो 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 अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन समझो कि हम क्या कर रहे हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसकी साइड ए, इसकी साइड ए, इसकी साइड ए, ठीक है। ये 6q और ये 8q माइनस का, ठीक है। अब क्या बोला है? अब बोला है फाइंड, हो ऊपर लिख दें यहाँ पे, यहाँ पे फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ए बी सी कर लो भाई, ए बी सी। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। निकाल देंगे? निकाल तो देंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं, निकाल तो देंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। लगाओ, देखिए खुद से लगाओ, फटाफट लगाओ, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और
डूब के नैया पार नहीं होती। इसका फ्यूल खत्म हो गया है ना, इसके अंदर इसको रिचार्ज कर लिया है हमने। अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो ए पॉइंट पे देखो फटाफट, ए पॉइंट पे बी क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लगाएगा। तो यहां पे अपन क्या रखना है, अपन को ए पॉइंट के ऊपर क्यू नॉट को रखना है। पहली चीज तो ए पॉइंट के ऊपर अपन ने क्यू नॉट को रखा तो फोर्स लगी, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसको मान लेते हैं E1। ठीक है, और ये क्या करेगा, इस पॉइंट के ऊपर क्यू नॉट के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो इस डायरेक्शन में क्या लगी भाई, E2। अब ये ए, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्या, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये एंगल 120 होगा क्या, ऑब्वियस होगा। ठीक है, तो भाई एफबीडी बना के देखा गया, एफबीडी बना के देखा गया, तो E1 वेक्टर, E1 ले लो ऐसे, और E2 120 डिग्री, तो ऐसे ही होगा कुछ, ये E2 ये 120 डिग्री है, ऐसा ही है क्या। तो देखो E1 और E2 की वैल्यू अलग अलग निकालो मैग्नीट्यूड में। पहले तो E1 और E2 की वैल्यू कैसे निकालो, मैग्नीट्यूड में। E1 और E2 की वैल्यू निकालते हैं पहले। E1 इज इक्वल टू K Q यानी 6Q बाय R स्क्वायर यानी A स्क्वायर। E2 की वैल्यू निकालें, K 8Q बाय A स्क्वायर, R स्क्वायर यानी A स्क्वायर हो। यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 6KQ बाय A स्क्वायर और 8KQ बाय A स्क्वायर। KQ बाय A स्क्वायर को अपन ने मान लिया कि ये E है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, KQ बाय E स्क्वायर, A स्क्वायर सॉरी, KQ बाय A स्क्वायर, तो ये E है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 6E और ये हो जाएगा 8E। कितना हो जाएगा, 6E और 8E हो जाएगा। अब दोनों का वेक्टर सम करते हैं, तो E नेट कैसे निकलेगा, वेक्टर सम अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है। ठीक है, cos 120 की वैल्यू भी निकाल देता हूं फटाफट। cos 120 होता है cos sin 30, sin 30 होता है क्या, हाँ, cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30, तो sin 30 हो जाएगा। अब sin 30 प्लस में माइनस में, क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस होता है, तो cos 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो sin 30 की वैल्यू होगी, और पर माइनस में, तो माइनस का 1/2। ठीक है, तो E नेट क्या होगा, E नेट होगा अंडर रूट E1 का स्क्वायर यानी 6E का स्क्वायर प्लस 8E का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6E इंटू 8E इंटू माइनस का 1/2, ये अंडर रूट में यहां तक 6 या 36 E स्क्वायर प्लस 64 E स्क्वायर, ये 2 से 2 मारा गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 8 5 या 48 6 या 48 E स्क्वायर। ठीक है, 48 E स्क्वायर, 36 प्लस 64 इज 100 माइनस 48 इज 52 E स्क्वायर। E को बाहर ले लेते हैं, 52 को कैसे लिख सकते हैं, 13 2 जा कितना होता है 26, 26 2 जा कितना होता है 54, तो ऐसे लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 2 इंटू E स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको क्या ले लेंगे, 2E बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा हाँ बचेगा, क्या बचेगा, 2E अंडर रूट 13, 2E अंडर रूट 13 E नेट आ जाएगा ये अपने पास में। ठीक है, E नेट, और E नेट को और क्या लिख सकते हैं भाई, E की वैल्यू लगा दो, E की वैल्यू लगा दो KQ बाय A स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2KQ बाय A स्क्वायर रूट 13। ठीक है, 2KQ बाय E स्क्वायर रूट A स्क्वायर रूट 13, क्लियर है, आ गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गई, क्या आ गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गई, पर दिक्कत क्या है, दिक्कत और कुछ भी नहीं है ज्यादा कुछ, दिक्कत क्या है, अपन को निकालनी है, अच्छा मैंने बोला ही नहीं क्या यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये भी लिखा है ऑल्सो फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी। तो देखो अगर अपन क्या करते हैं यहां से और यहां से, तो यहां पे आएगी कोई E नेट ऐसा कुछ, तो E नेट की डायरेक्शन ऐसे होगी, पर ये नहीं बता सकते कि नॉर्थ साउथ है ईस्ट वेस्ट है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। यहां पे क्या करते हैं, डायरेक्शन, दो वेक्टर्स के बीच में डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते थे, दो वेक्टर्स के बीच में डायरेक्शन निकालने के लिए टेन थीटा नहीं अल्फा निकालते थे,
टेन अल्फा या टेन बीटा निकालते थे। मान लो ये बीटा है, मान लो क्या ये बीटा है, तो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना आता है ना? अरे आता ही नहीं आता है? देखते हैं तुम्हें आता है या नहीं। ठीक है, फटाफट दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालते हैं। देखो मैं सिखाई देता हूं पहले तुम्हें कैसे। जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, तो यहां से आर वेक्टर आता था ऐसे, और ये एंगल जो है वो बीटा है, और ये एंगल तुम्हारे पास में क्या होता था? थीटा, जो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल होता था। तो ये वाली हाइट क्या होगी? ये वाली हाइट होगी बी साइन थीटा, और ये वाली हाइट क्या होगी? बी कॉस थीटा, यानी डिस्टेंस क्या होगी? बी कॉस थीटा। अब अगर टेन बीटा निकालना है, टेन बीटा निकालना है तो क्या करेंगे? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ऐसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भाई जिसके साथ एंगल है उसके अपोजिट वाले के अंदर साइन लेना है। तो मान लो कि अगर मैंने E2 के साथ एंगल लिया है, E2 के साथ बीटा लिया है, तो टेन बीटा क्या होगा मेरा? टेन बीटा मेरे यहां पे क्या होगा? क्वेश्चन में देखना, यहां पे नहीं, ये सारी चीजें तो मैंने समझाने के लिए बताई। क्वेश्चन में देखो टेन बीटा, बीटा कितना है मेरे पास, किसके साथ में है मेरे पास में? E2 के साथ में। तो क्या होगा भाई? इसके अपोजिट वाले को लेना है, मतलब E1 साइन थीटा अपॉन E2 प्लस E1 कॉस थीटा। ठीक है, E1 साइन थीटा अपॉन E2 प्लस E1 कॉस थीटा। क्लियर है? अब E1 साइन थीटा, E1 की वैल्यू कितनी आई है? 2k² बाद में लगा देंगे। ठीक है, E1 की वैल्यू बाद में लगा देंगे। E1 की वैल्यू ये 6e है, ये तो E नेट आया है। E1 की वैल्यू 6e और E2 की वैल्यू 8e, तो लगा दो 6e इंटू साइन 120 डिवाइड बाय यहां पे 8e इंटू सॉरी प्लस यहां पे कितना आएगा? E1 कितना है? 6e cos 120। अब साइन 120 इज √3/2, क्योंकि साइन 90 प्लस 30 कितना होता है? cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2। तो 6e इंटू √3/2 डिवाइड बाय 8e प्लस माइनस, अच्छा प्लस माइनस क्यों भाई? cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, -1/2 होती है, तो प्लस माइनस 6e इंटू 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 6 कैंसिल आउट हुआ तो 3 हो गया, है ना? यहां 2 से ये 6 कैंसिल आउट हुआ तो फिर 3 हो गया। तो ये कितना हो गया? यहां पे तो हो गया 3e √3 डिवाइड बाय ये कितना हो गया? 8e माइनस 3e इज 5e। ठीक है, e से e मारा गया तो क्या आएगा? टेन बीटा आएगा 3√3 डिवाइड बाय 5 एंड बीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3√3/5। क्लियर है? आ गया समझ में? अरे आया नहीं आया? आ गया? ठीक है, मिटा दे। तो करना क्या था यहां पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी थी। तो मैग्नीट्यूड तो अपन ने ही निकाल दिया, डायरेक्शन के लिए बीटा निकालते हैं। तो टेन बीटा की वैल्यू आ गई, ऐसे बीटा की वैल्यू निकाल दी अपन ने, टेन इनवर्स 3√3/5। क्लियर है? चलो मिटा दे। ठीक है, मिटा ही देते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, स्क्वायर वाला कर लेते हैं। कर लो भाई, स्क्वायर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं स्क्वायर वाला। स्क्वायर, देखो स्क्वायर में क्या है? एक स्क्वायर दे रखा है ऐसे, स्क्वायर है तो ये ए, ठीक है, साइड दे रखी है, ए साइड दे रखी है। अब क्या बोला है कि भाई ए बी सी और डी 4 पॉइंट है। ठीक है, इन पे चार्जेस दे रखे हैं, इन पे क्या दे रखे हैं? चार्जेस। और बी पॉइंट के ऊपर क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बी पॉइंट के ऊपर क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पे चार्ज कितना दे रखा है? इस पे प्लस क्यू दे रखा है, इस पे नहीं दे रखा, इस पे माइनस क्यू दे रखा है और इस पे प्लस क्यू दे रखा है। ठीक है, ये क्यू ये माइनस क्यू। ठीक है भाई, ऐसे दे रखा है। बोला है कि बी पॉइंट के ऊपर क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? इसके थ्रू तो अवे, क्योंकि यहां पे क्यू नॉट रखेंगे,
तो मान लेते हैं E1, इसके थ्रू इस डायरेक्शन में तो क्या होगी E2 मान लेते हैं, इसके थ्रू इस डायरेक्शन में तो क्या होगी E3 मान लेते हैं, है ना। E1 E2 और E3 क्लियर है, E1 E2 और E3। तो ये एंगल बताओ कितना होगा, ये एंगल होगा 45 डिग्री, ये एंगल क्या होगा 45 डिग्री होगा। अरे क्लियर है या नहीं है, आया। कुछ गलती कर दी, कुछ गलती कर दी, कुछ गलती क्या कर दी, कुछ नहीं करी। ये इधर, ये इधर, ये इधर। हाँ ऐसे कर देते हैं। देखो ये क्या, फिर अभी देखो क्या होगा कि यहां पे जो दोनों, देखो इन दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा, वो निकलेगा 22.5 पे, है ना, 22.5 पे निकलेगा। फिर 22.5 प्लस 90 करना पड़ेगा, तो वो एंगल की वैल्यूज आपको पता नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इधर कर देते हैं माइनस क्यू और इधर कर देते हैं प्लस क्यू। अब इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू ऐसे करो, यहां पे जैसे क्यू नॉट को रखा, क्यू नॉट को रखने पे इसके थ्रू तो होगी टूवर्ड्स, इसके थ्रू होगी अवे इस डायरेक्शन में, और इसके थ्रू होगी अवे इस डायरेक्शन में, इसके थ्रू होगी टूवर्ड्स। ठीक है, तो ये तो मान लेते हैं E1, ये मान लेते हैं E2 और ये मान लेते हैं E3। ठीक है, बी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। E1 और E3 के बीच में इसका रिजल्टेंट निकलेगा, वो इधर आएगा ER, और फिर इसके ऊपर ये माइनस में आ जाएगा E2 के साथ। तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। E1 की वैल्यू क्या आएगी, k3/a²। E2 की वैल्यू क्या आएगी, k3/a²। E3 की वैल्यू क्या आएगी, k3/a²। नहीं, कहीं पे गड़बड़ है। कहीं पे क्या गड़बड़ है कि यहां से तो a डिस्टेंस, यहां से भी a डिस्टेंस, मतलब E1 सही आ गया, E3 सही आ गया, E2 में डिस्टेंस आएगी a√2, क्या आएगी a√2। ठीक है, कैसे आएगी, ये a² प्लस a² कितना हो गया 2a², और 2a² का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, √2a। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। E1 और E3 दोनों इक्वल होंगे, और E2 कितना होगा, k3/a√2 का स्क्वायर, यानी k3/2a²। ठीक है, k3/2a²। अब E1 और E3 का नेट निकालता हूं, तो E नेट क्या आएगा E1 E3 के लिए, E1 E3 के लिए, तो ER वहां से ER आएगा √E1² प्लस E3² प्लस 2E1 E3 cos 90 डिग्री है दोनों के बीच में। cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई पूरी, बची ये दोनों वाली टर्म है। तो ये दोनों ही E है क्या, दोनों ही किसके बराबर है, E के बराबर। तो E² प्लस E² यानी 2E², तो ये आ जाएगा E√2, क्या आ जाएगा E√2, E नेट, E नेट आ जाएगा E√2, और E नेट क्या होगा यहां से k3/a²√2, ये होगा। अच्छा, अभी E नेट कैसे निकालेंगे फाइनल, ये तो E नेट डैश मान लो, ये डैश मान लो। ठीक है, अब फाइनल E नेट कैसे निकलेगा, E नेट कैसे निकलेगा भाई, E2 माइनस कर देंगे ER में से, तो E नेट डैश माइनस E2, क्योंकि E2 की डायरेक्शन अपोजिट है, ER में से E2 को माइनस कर देंगे। ER क्या है, E नेट डैश, E नेट डैश की वैल्यू कितनी आई है k3/a² इंटू √2, माइनस E2 की वैल्यू कितनी थी k3/2a², तो इसमें से k3/a² कॉमन ले लेंगे, और ये क्या हो जाएगा 2√2 माइनस 1/2, ये आ जाएगा E नेट। क्लियर, आया समझ में, अरे आया नहीं आया, आ गया। ठीक है, देख लो फटाफट। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।